तो हमने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के गठन के बारे में पढ़ लिया। उसमें कुछ क्रांतिकारियों को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो ये HRA जो है वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया, उस संगठन जो है वो ढीला पड़ गया। उसके बाद भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा का एक संगठन का एक गठन हुआ, जिसमें और भी क्रांतिकारी जुड़कर क्रांतिकारी अंजाम को योजना बनाकर उनको घटना को अंजाम दे रहे थे। जब भगत सिंह ने नौजवान सभा बनाकर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, उसी समय चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक नए संगठन की चर्चा करते हैं, बात करते हैं और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन करते हैं। किसके द्वारा होता है? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा होता है। HSRA के द्वारा साइमन कमीशन, HSRA द्वारा साइमन कमीशन के भारत आगमन पर उसका विरोध किया जाता है और उस विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जो वहाँ के SSP और ASP के घोषणा की वजह से ASP JP सैंडर्स ने लाठी से क्या करा था? लाला लाजपत राय के सर पर डंडों से वार किया था, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु, पहले घायल हुए, फिर 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके एक महीने बाद 17 दिसंबर को सैंडर्स की हत्या योजनाबद्ध तरीके से कर दी जाती है। तो हमने देखा कि HSRA की तीन प्रमुख घटनाएं, HSRA की तीन प्रमुख घटनाएं, पहली है सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या। तो सैंडर्स की हत्या कब हुई? 1928 में। इसका जिक्र हमने, इसकी चर्चा हमने पहली क्लास में कर लिया है। इसके बाद असेंबली बम कांड 1929 और लाहौर षड्यंत्र केस 1929, ये दो घटनाएं इसके द्वारा और दी जाएगी। यानी लाहौर षड्यंत्र केस तो अंग्रेजों के द्वारा लाहौर में हुए सैंडर्स की हत्या के विरोध में था, कुछ अन्य कारण भी थे। तो असेंबली बम कांड जो है ये भी एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम था। ऐसा क्या था क्रांतिकारियों के कि इस असेंबली बम कांड की योजना को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, दो क्रांतिकारियों के हाथ में सौंपा गया। जो असेंबली बम कांड है, HSRA जो संगठन है उसके नेतृत्व में दो क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दो व्यक्ति थे। कौन कौन से? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जो HSRA संगठन के सदस्य थे। इन दोनों को असेंबली बम कांड की योजना के लिए ये दो क्रांतिकारी तैयार होते हैं। तो इन क्रांतिकारियों का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? देखो, मैं यहां पर दो तीन शब्द यूज करूंगा, साम्राज्यवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी और समाजवादी। साम्यवादी, पूंजीवादी और
समाजवादी। ये 3 शब्दों का मैं यूज करूंगा यहाँ पे, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, पूंजीवादी का मतलब होता है, पूंजीवादी का मतलब होता है कि जो अपना सारा कारोबार या शासन पूंजी के दम पर, यानी आर्थिक वित्त के दम पर जो कार्य करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पूंजीवादी। जो लोग समाज के हितों के बारे में सोचते हैं उनको समाजवादी। साम्यवादी भी जो है वो अपने शक्ति के दम पर, यहां पर पैसे की बात नहीं है, शक्ति, जैसे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन एक साम्यवादी, कह सकते हो कि ब्रिटेन जो है एक साम्यवादी शासक था। ठीक है। पूंजीवादी जहां पर देश विदेश में उन्होंने अपने कंपनी कारखाने स्थापित कर रखे थे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये वो समय है, थोड़ा सा अगर हम इकोनॉमिक्स में जाए तो 1930 का जो आर्थिक मंदी, महामंदी जिसको कहा जाता है, अगर आपको याद है इतिहास के अंदर 1930 को महामंदी का दौर कहा गया है। हिस्ट्री के मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था, उसमें मैंने 1930 की महामंदी बताया था। इसके बाद ही इकोनॉमिक्स में कुछ बदलाव हुए, अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव हुए थे उसी महामंदी को देखने के बाद। तो 1930 का जो है वो महामंदी का दौर है। यानी क्या महामंदी 1930 में हुआ या उससे पहले से घटती आ रही थी? तो उससे पहले से घटती आ रही थी। तो यहां जो असेंबली बम कांड है ना, इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंकने का उद्देश्य के कुछ कारण थे। ऐसे नहीं है कि वहां पर किसी की हत्या करना या किसी को मारना या किसी को हानि पहुंचाना, चोट पहुंचाना, ऐसा कोई उद्देश्य उनका नहीं था। उनका उद्देश्य था कि जो सरकार हमारी बातों को, हमारी मांगों को नहीं पूरा कर रही है, बल्कि हमारे हर एक जो चरण है, जैसे उदारवादी है, चाहे नरमपंथी है, चाहे क्रांतिकारी है, इनकी बातों को सरकार सुन नहीं रही है, वो बहरी हो गई है। वो ऐसा मानने लगे थे कि सरकार के सामने हमने इतनी बड़ी मांगे रखी अपने स्वशासन स्वराज के लिए, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। इसके लिए फिर क्या होता है कि जो HSRA है, उन्होंने कहा कि अब सरकार की क्रांतिकारी है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना बम की आवाज़ से अंग्रेजों के कान खोले जाए। इसलिए असेंबली में बम फेंके जाते हैं। और उस बम फेंकने का कारण क्या था कि जब हम यहाँ पर बम फेंकेंगे तो कुछ ऐसी घटनाएं करेंगे जिससे हमारे मांगों को सुना जाएगा, क्योंकि हम ऐसे मांगे मांग रहे हैं तो हमारी बातों को कोई सुन नहीं रहा। अगर हम असेंबली में बम फेंकेंगे और वहाँ पर आत्मसमर्पण कर देते हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो आत्मसमर्पण भी क्यों किया? ताकि अपनी बातों को ब्रिटिश सत्ता के पास पहुंचा सके। इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया। जहां जेल में रखा गया उनको, उन जेल में भी उन्होंने बहुत सारे सुविधाएं मांगी कि जो एक कैदी होता है उसकी कौन कौन सी मांगे, जैसे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, साफ सफाई, पीने का पानी अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी मांग करी जब जेल में गए। तो सरकार चाहती थी, इसीलिए वो बार बार समय समय पर संवैधानिक सुधार लाती थी। जैसे आपने देखा कि जब 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया तो उन्होंने क्या करा, एक जो मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम बहुलक, उसको क्या कर दिया, पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया। उसके बाद जब होम रूल लीग आंदोलन चला तो उस होम रूल लीग आंदोलन में अंग्रेजों ने एक फिर से बात मनवाने के लिए एक मॉन्टेग्यू घोषणा स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर से कहा कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लेकर आते हैं 1919 में। फिर जब घटनाएं बढ़ रही थी तो उन्होंने अपने साइमन कमीशन आयोग को भारत भेजा कि कुछ सुधार फिर हम कर देंगे छोटा सा और भारतीयों को फिर से मना लेंगे। लेकिन इस बार भारतीय हर एक चीज जान चुके थे। अंग्रेजी
हर परिस्थिति को, अंग्रेजों की हर परिस्थिति को भारतीय लोग जो क्रांतिकारी थे वो जान चुके थे, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो क्रांतिकारी संगठन हो। हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य, हर एक भारतीय यह जान चुका था कि अंग्रेज केवल और केवल छोटी सी बात मनवाकर, यानी कोई सुधार देकर हमसे बहुत बड़े बड़े काम करवा लेते, अपना सहयोग ले लेती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि असेंबली के अंदर 2 बिल पास होना था। अब आपको पता है कि जब कोई बिल पास होता है तो पहले उसको बहस करते हैं। बहस करने के बाद वहां पर जो संगठन है, उच्च सदन और निम्न सदन, क्योंकि केंद्र में 2 सदन बन चुके थे, उच्च सदन और निम्न सदन, और प्रांत में क्या लग चुका था 1919 के तहत द्वैध शासन। तो हर एक चीज जगह से वो बिल जो है वो बहस पे तो हो चुका था, बस वहां पर उस बिल पर हस्ताक्षर करने थे, लोग शामिल थे। तो उस असेंबली में 2 बिल पास होना था मेन, जो भारतीयों के दमन के लिए था। इसलिए उस बिल को रोकना, उस बिल को पास नहीं होने देना, एक तो ये कारण था। दूसरा कारण था जो सरकार बातों को नहीं सुन रही है, किसकी? भारतीयों की, क्रांतिकारियों की मांगों को नहीं मान रही है। इसलिए वो चाहते थे कि अब सरकार के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं की जाए जो सरकार के कान खोल देंगे। ऊपर से इन्होंने इससे पहले सैंडर्स की हत्या की थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने मिलकर। तो जो पुलिस है वो इन लोगों को वैसे भी ढूंढ रही थी। लेकिन जैसे ही भगत सिंह को आत्मसमर्पण करते हैं और बटुकेश्वर दत्त, तो भगत सिंह को वो छोड़ना नहीं चाहते किसी हालत पे, क्योंकि केवल और केवल बम फेंकने से किसी के ऊपर आरोप नहीं होता, कोई भी आरोपित नहीं किया जा सकता। ना ही किसी की हानि हुई थी, ना ही कोई मरा था। हाँ, अफरा तफरी मचने की वजह से कुछ लोग घायल हो गए थे, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी उस असेंबली बम कांड में, क्योंकि वह हत्या की योजना से बम नहीं फेंका गया था। वो केवल और केवल सरकार के कान खोलने के लिए उस बम को फेंका गया था, ताकि क्रांतिकारी लोगों का जो मांग है ना वो सामने रख सके। तो अंग्रेजी सरकार ने ये सोचा कि ये क्रांतिकारी अब ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें भगत सिंह जो नौजवान थे उन्होंने ही सैंडर्स की हत्या करके पर्चे लगाए थे। लाहौर के गलियों में गुलाबी पर्चा किसने लगाया था? भगत सिंह लगाए थे। तो भगत सिंह के ऊपर एक ऐसा आरोप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आत्मसमर्पण कर चुके थे वो, उनके ऊपर केस तो चलना ही था। लेकिन एक असेंबली में बम फेंकने की वजह से किसी की कोई जान भी नहीं गया। तो अंग्रेजी सरकार सोच रही थी कि अगर हम इस पर कोई और केस लगाते हैं तो हम इसको रिहा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम नहीं लगाएंगे तो हम रिहा कर देंगे। इसीलिए इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस भी चलाया जाता है, और इसी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन लोगों को फांसी दी जाती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों को फांसी दी जाती है। आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद भी अंग्रेजी सरकार से मुठभेड़ करते हुए मारे जाएंगे। अंग्रेजी सरकार से मुठभेड़ करते हुए चंद्रशेखर आजाद मारे जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन सी घटनाएं घटी? तो हमने देखा कि असेंबली बम कांड क्या हो रहा था। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि असेंबली बम कांड की योजना किसने बनाई, कब बनाई, कौन लोग शामिल थे, ठीक है ना। उसके बाद उनको गिरफ्तार करके कहां भेजा गया, ये सारी चीजें वो पूछ सकते हैं। उनके उद्देश्य क्या थे, या हो सकता है असेंबली बम कांड जो फेंका उनके क्या उद्देश्य हो सकते थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि उस समय एक ध्यान रखना, 2 बातें हमेशा ध्यान रखना कि जब हम ये पढ़ेंगे, उस समय महामंदी का दौर था। महामंदी के दौर में मजदूर संगठन, कौन? मजदूर संगठन, क्योंकि मैंने नौजवान सभा का उद्देश्य लिखवाया था, उसमें मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि वो चाहते थे कि गरीब, मजदूर और किसान वर्ग की सत्ता हो। किसका सत्ता राज हो? गरीब। और उनके पास ये सोच कहां से आया था? समाजवादी सोच कहां से आया था? उनके पास ये समाजवादी सोच 1917 में रूस के अंदर ऐसे ही एक सत्ता थी। जो मजदूर वर्ग थे, उन्होंने
पूंजीवादी सत्ता को हटाकर अपने सत्ता को स्थापित किया था। यानी जो पूंजीवादी थी उनको हटाकर किसको स्थापित किया था? मजदूर को। तो अंग्रेज चाह रही थी, जो पूंजीवादी थे, व्यापारी थे, वो ये चाह रहे थे कि अब मजदूर इस जगह पे कोई अनशन नहीं करे, कोई हड़ताल नहीं करे, ये वो चाहते थे कि नहीं करे। इसीलिए वो बिल पास करना चाहते थे। और नौजवान सभा यानी क्रांतिकारियों का एक उद्देश्य था कि जो देश में मजदूर और किसान वर्ग का क्या हो? राज हो, यानी उनकी सत्ता हो। तो ये कुछ उद्देश्य लेकर उन्होंने वो चीजें स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करते हैं। तो असेंबली बम कांड, हेडिंग डालो, असेंबली बम कांड। 3 कांड HSRA द्वारा चला, जिसमें असेंबली बम कांड सबसे महत्वपूर्ण तो सैंडर्स की हत्या थी। उसके बाद असेंबली बम कांड की वजह से ही लाहौर षड्यंत्र केस इन दोनों पर चलाए गए, और भी लोग शामिल हो गए उसमें। तो लिखो 8 अप्रैल को, ऐसा क्या था कि 8 अप्रैल का ही दिन चुना गया? चलो, तो असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड जो है 8 अप्रैल 1929 को, कब? आठ अप्रैल 1929 को योजना बनाई गई बम फेंकने की। तो 8 अप्रैल 1929 को क्यों चुना गया? इसके पीछे कारण क्या था? जो वहां का कैबिनेट था, असेंबली हॉल में भारतीय भी शामिल थे, क्योंकि उस समय 1926 के चुनाव में आपको पता है स्वराज पार्टी जीत चुकी थी, स्वराज पार्टी को कुछ पद मिल चुके थे, तो वो लोग भी शामिल थे उस जगह पे। स्वराज पार्टी असेंबली कैबिनेट केंद्र में क्यों गई थी? अपनी बातों को मानने के लिए, या जो ऐसे बिल पास हो उनका विरोध करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उनकी चाटुकारिता ने उनको अंग्रेजों के पक्ष में ही मिला लिया। इसलिए वो हर किसी चीज़ का विरोध नहीं करते थे, क्योंकि चित्तरंजन दास की मृत्यु हो चुकी थी। जो इसका विरोध करने के लिए जो उन्होंने कार्य सोचा था, जो उद्देश्य सोचा था, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो मेन संगठन के कार्यकर्ता चित्तरंजन दास की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद धीरे धीरे लोगों का जो उद्देश्य था वो बदलता हुआ चला जा रहा था। और अब जो भी संगठन है, चाहे स्वराज पार्टी हो, अब वो अंग्रेजों के पक्ष में ज़्यादा थी। तो यहाँ पर 8 अप्रैल 1929 को 2 बिल पास होने थे असेंबली में, मतलब उसमें विधानसभा में, केंद्र सभा में आप कह सकते हो। तो यहाँ पर 2 बिल पास होने थे केंद्रीय विधानसभा में। कौन कौन सा? एक बिल है पब्लिक सेफ्टी बिल। कौन सा बिल? पूछा गया है एग्जाम में। पब्लिक सेफ्टी बिल। और दूसरा जो बिल है, देखो ये तो पब्लिक की सेफ्टी की बिल है, यानी पब्लिक को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है काम करने से, योजनाओं को आगे या जनसभा करने से। इसके अंदर वो बातें थी। दूसरा था मजदूर, क्योंकि मजदूरों को किस तरीके से रोका जा रहा है? तो कंपनी के लिए रूल बन के आ रहा है। कंपनी एक रूल बनवा रही है, उस नाम क्या है? ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार से, ठीक है। ये दोनों के दोनों बिल केंद्रीय विधानसभा में पास होना था। कब? 8 अप्रैल 1929 को। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? मतलब यहां पे और कौन कौन लोग बैठे थे? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पूछा जाता है एग्जाम कि असेंबली बम कांड में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे?
तो अध्यक्षता कर रहे थे विट्ठल भाई पटेल। ये एग्जाम में आ चुका है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे केंद्रीय विधान सभा का। केंद्रीय विधान सभा का विट्ठल भाई पटेल इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, मैंने बताया कि इस जगह को फिर क्रांतिकारी योजना क्या थी इनकी, तो इनकी क्रांतिकारी योजना में कितने लोग शामिल थे? तो क्रांतिकारी योजना में 2 लोग शामिल थे। कौन कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 2 व्यक्तियों को इस योजना के लिए चुना गया और इन्होंने असेंबली में 2 बम फेंके। इन्होंने असेंबली में 2 बम फेंके और एक पर्चा छपवा कर ले गए थे, और पर्चे साथ में ले गए थे जिसमें उनके उद्देश्य लिखे हुए थे कि हमारी ये मांगे हैं, क्योंकि सरकार तो ऐसे सुनेगी नहीं। तो उन्होंने लोगों को बांटने के लिए, ठीक है, कुछ उद्देश्य, कुछ मांगे लिखकर उस पर्चे में ले गए थे और उस पर्चे में एक शब्द लिखा था, इनकलाब जिंदाबाद। तो पर्चे में, पर्चों को बांटने के लिए, पर्चों को बांटने के लिए वो यहां से ले गए थे और उस पर्चे में लिखा हुआ था इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, ये किसका नारा है? ठीक है, तो ये पर्चे में लिखा हुआ था इनकलाब जिंदाबाद। जो ये पर्चे ले गए थे जिसमें उद्देश्य लिखा हुआ था, और हर पर्चे में लिखा हुआ था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और कुछ उद्देश्य लिखा हुआ था ताकि उनकी जो मांगे हैं वो उनको पूरा कर सके। उसके बाद इन दोनों ने क्या करा, जब बम फेंके तो वहां से भागे नहीं, चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन उनको तो भागना नहीं था, उनको तो अंग्रेजी सत्ता के बम फेंककर कान खोलने थे और अपनी मांगों को पूरा करना था। तो यहां से जाकर भागे नहीं और यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? गलत हो गया, आत्म समर्पण। उन्होंने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और आत्मसमर्पण करने के बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, इन दोनों को जेल में डाल दिया गया। जब इनको जेल में डाल दिया गया तो इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, और जब मुकदमा चल रहा था तो उस समय अंग्रेजी सोच रही थी कि अब भगत सिंह को यहां से रिहा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी, जो और लोग शामिल थे इतने सारे, उनको पुलिस ढूंढ ही रही थी, तो इनके ऊपर और भी केस लगा दिया, लाहौर षड्यंत्र वाला, सैंडर्स की हत्या का, ऐसे बहुत सारे केस उन्होंने इनके ऊपर लगा दिया, छोटे मोटे और भी केस, ताकि जितने ज़्यादा केस होंगे उतना ज़्यादा मजबूती पक्ष रहेगी। तो इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। आत्मसमर्पण जब कर दिया इन्होंने तो इनके ऊपर क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया। और मुकदमे में कौन कौन से लोग शामिल थे, बचाव पक्ष में सरकारी वकील कौन थे, वो सब पूछा जा सकता है। इसको मिनट दो एक बार। चलो, तो अब मुकदमा चलाते हैं और मुकदमा में क्या होता है वो देखते हैं। चलो, तो मुकदमा में इनके ऊपर क्या चलता है? अब मुकदमा चलता है और मुकदमे में इनका बचाव पक्ष में कौन है? तो बचाव पक्ष में
इनकी तरफ से है आसफ अली, ये पूछा गया है, आसिफ अली या आसिफ अली। तो आप बताओ भगत सिंह के बचाव पक्ष में कौन है? आसिफ अली। और सरकारी वकील कौन है? राय बहादुर सूरज नारायण। ये एग्जाम में पूछा गया है, राय बहादुर सूरज नारायण। और जिन मुकदमा चल रहा था तो उसके सेशन जज कौन थे? तो उसके सेशन जज थे लेनियार्ड मिडिल्टन। मिडिल्टन सेशन जज जो वहां पर इसकी सुनवाई कर रहे थे इस मुकदमे की, ठीक है। और मात्र 2 महीने में, ज्यादा इन्होंने समय नहीं लगाया, मात्र 2 महीनों में सुनवाई हो गई और इनको काले पानी की सजा दोनों लोगों को सुना दी गई। दोनों लोगों को क्या कर दिया गया? काले पानी की सजा। अंडमान निकोबार में है, जहां पे आजीवन कारावास के लिए उन दोनों को भेज दिया गया। किसके लिए भेज दिया गया? आजीवन कारावास के लिए उन दोनों को भेज दिया गया, ठीक है। आगे लिखो। तो यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करते ही उन दोनों पर मुकदमा चलाया गया। उनके बचाव पक्ष से आसफ अली, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। उसके बाद इन दोनों पर 2 महीने के भीतर भीतर इन पर मुकदमा चलाया गया और इनकी सुनवाई करके इनको काले पानी की सजा सुनाई गई। किसकी? काले पानी, जो अंडमान निकोबार में है। आज भी जेल है वहां पे, जाओगे घूमने का मौका मिले तो वहां घूम सकते हो, ठीक है। तो उन पर मुकदमा चलाकर उनको काले पानी सजा सुनाई गई। अब देखो, अब रिहा नहीं होने वाले थे वो। अब उनकी पता है उनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। देखो अभी जो समय है 1930 का है। उनको आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन क्रांतिकारी घटनाएं रुक नहीं रही थी। महात्मा गांधी अगर चाहते तो इनकी सजा को कम करवा सकते थे, माफ करवा सकते थे, रुकवा सकते थे, फांसी टलवा सकते थे, क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ था एक 1931 में। एक गांधी इरविन, आगे पढ़ेंगे, एक गांधी इरविन समझौता हुआ था। उस इरविन समझौते में अगर आप महात्मा गांधी चाहते तो उस में भगत सिंह को बचा सकते थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको बचा सकते थे, क्योंकि उन्होंने गांधी इरविन, जो क्योंकि अंग्रेजों के साथ गांधी जी के संबंध कैसे थे? बहुत अच्छे थे। तो गांधी जी ने इस वचन से उस बात को नकार दिया कि इन्होंने सैंडर्स की हत्या की है, असेंबली बम फेंका है और अंग्रेजी सत्ता इसके बहुत खिलाफ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं उनको बचा नहीं पाया। तो महात्मा गांधी अगर चाहते तो उनको बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल भी बचाने का प्रयास नहीं किया। गांधी इरविन समझौते में, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। अभी गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें जब इन चीज़ों को चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। इसलिए इस कहानी को याद रखना, इसलिए मैं लिंक करके चल रहा हूँ यहाँ पर कहानी को, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। मंदी का समय था 1930 में, बहुत बड़ी महामंदी आई थी। तो आप पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो चरमरा रही थी। इसलिए जो कंपनी के लोग थे, मालिक थे, वो चाहते थे कि मजदूर अब इस समय कोई भी ऐसी चीज़ें ना करे। एक ऐसा नहीं है कि इतिहास केवल एक ही पहलू पर टिका हुआ है। इतिहास को टिकने के और भी बहुत पहलू हो सकते हैं, उस समय संबंधित और भी बहुत पहलू हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल एक पहलू पे ही सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहानी को इतना याद रखना है, कहानी को, क्योंकि एग्जाम में देखो नाम तो
2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे तब याद होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको इतिहास का अगर वो पूरा का पूरा सिनेरियो याद हो जाएगा एक तरह से फिल्म की तरह, तो आप फिर क्वेश्चन को करने में घबराओगे नहीं। हाँ, गलती होगा, 10 में से 2 गलत हो जाएंगे, 3 गलत होंगे, लेकिन 10 के 10 गलत नहीं होंगे। इसलिए कहानी के तर्ज पर इस चीज को पढ़ा करो, ठीक है। और इतिहास को जितना आप समझने की कोशिश करोगे, मैंने क्या कहा था कि कभी भी एक पहलू पर किसी चीज को नहीं पढ़ा जाता है। अगर हम भूगोल भी पढ़ेंगे तो भूगोल को हम एक पहलू पर नहीं पढ़ेंगे। पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम एक पहलू पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम इतिहास को भी लेकर चल रहे हैं, वहां पर अर्थव्यवस्था को भी लेकर चलेंगे जहां उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर एक पहलू काम नहीं करती है, आपको हर एक पहलू को याद रखना होगा, उससे संबंधित हर एक चीज को याद रखना होगा। अब ये नहीं कि हम भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस समय कांग्रेस को भूल जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू को भूल जाएंगे, मोतीलाल नेहरू को भूल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांधी जी को भूल जाएंगे, नहीं, उन सब की बातों को भी याद रखना है, क्योंकि उन्हीं से संबंधित सारी चीजें हैं, ठीक है ना। क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी जाती है। यानी कितने कम समय में, देखो, जिनको आजीवन कारावास मिला उनको फांसी की सजा क्यों सुनाई गई, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। अभी आगे पढ़ेंगे उनके बारे में और चीजें, अभी लाहौर षड्यंत्र अच्छे से पढ़ना है। अभी भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को फांसी की सजा क्यों हुई, ये सब चीजें भी अब जानना जरूरी होते हैं भाई। जब इनको सजा मिल गई तो इनको फांसी की सजा क्यों सुनाई गई? या तो कोई ऐसा अपराध कर दिया हो, मरना ही उचित है ना। तो बहुत सारी चीजें भी पढ़ना है, तो इसलिए चीजों को समझने की कोशिश करना है आपको। चलो, तो काले पानी की सजा मिलते ही, ठीक है, इन पर एक और केस लगा दिया लाहौर षड्यंत्र का। किस पर? और यही लाहौर षड्यंत्र इन पर केस चला दिया, क्योंकि इन्होंने लाहौर के अंदर किसकी हत्या की थी? सैंडर्स की हत्या की थी। तो इन पर लाहौर षड्यंत्र भी चला दिया गया और ये केस को और मजबूत करे जा रहे थे, ताकि भगत सिंह को छोड़ना नहीं है, ये जो क्रांतिकारी इनको दमन करना है, ठीक है। इनके साथ, ठीक है, इनको लाहौर षड्यंत्र केस लगाकर इनको अब काले पानी से कहां भेज दिया गया? लाहौर भेजा गया। कहां भेजा गया? लाहौर भेजा गया। और जब लाहौर भेजा गया तो इनके साथ और भी क्रांतिकारी लोग शामिल थे। राजगुरु, ये सब पहले से शामिल थे। राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास, ये 3 नाम याद रखना। लोग तो और भी थे, लेकिन ये 3 नाम याद रखना, राजगुरु, सुखदेव और जतिन दास, जिसमें से राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को तो फांसी की सजा होती है, और जतिन दास ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी, और इनकी भूख हड़ताल की मृत्यु की वजह से ही अंग्रेजी सरकार दबाव में आई थी और उनकी मांगों को माना था, ठीक है। और भी आगे कारण पढ़ेंगे, तो ये नाम याद रखना आपको, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। आप पढ़ ही रहे हो, बटुकेश्वर दत्त है ही जेल में, इनके अलावा जतिन दास और भी वहां पे शामिल थे। तो बताओ लाहौर जेल में कौन कौन शामिल हो गए? पहले से कौन है लाहौर जेल में? मतलब इन सबको कहां भेजा गया काले पानी से? लाहौर। कहां पे कौन कौन है? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव और जतिन दास। ये नाम याद रखना है आपको इन क्रांतिकारियों के, क्योंकि इन क्रांतिकारियों के ऊपर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि किस क्रांतिकारी की जेल के अंदर 63 या 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हुई थी? जतिन दास की। जो भगत सिंह हैं उन्होंने 81 दिनों के लिए भूख हड़ताल किया था, जिनको आमरण अनशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब तक मरेंगे नहीं, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरा होगा तब तक हम कुछ खाएंगे नहीं, चाहे उसके लिए हम मर जाएं।
तो जेल के अंदर भी कुछ घटनाएं घटी थी, तो वह भी पढ़ेंगे आगे चल के अभी हम। तो अभी तक हम कहां पहुंच गए हैं कि उनको असेंबली में बम फेंका, आत्मसमर्पण किया, मुकदमा चला, सुनवाई हुई, कहां भेज दिया गया? काला पानी भेज दिया गया। काले पानी से कहां भेज दिया गया? लाहौर। ठीक है, वहां और लोग कौन शामिल है? राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और जतिन दास। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो मिटा दो इसको। तो हमने देखा कि किस तरीके से असेंबली बम कांड के अंदर चीजें गहराती जा रही है कि भगत सिंह यानी जो क्रांतिकारी है उनको ज्यादा क्या किया जा रहा है? साजिश रचा जा रहा है और उनके दमन को किया जा रहा है। तो उस समय बम की फिलॉसफी क्या थी वो देखो ध्यान से। उन्होंने बर्चा क्यों फेंका था? मतलब कि बम का फिलॉसफी है ना, कि फिलॉसफी क्यों था, बम फेंकने का फिलॉसफी क्यों था वहां पे? तो उसके कुछ कारण थे, लिख लो कुछ कारण। बम फिलॉसफी यानी हेडिंग डालो, बम की फिलॉसफी क्या थी वहां पे? यानी उस जगह पर बम फेंकने की फिलॉसफी क्या थी, क्या कारण थे बम फेंकने के? तो लिखो इसमें कुछ चीज़ा था कि पर्चा प्लस कोर्ट की दलील, जैसे कि सरकार हमारा शोषण करती है। मतलब इस बम की फिलॉसफी क्या थी? बम फेंकने के पीछे कारण क्या था कि सरकार हमारा शोषण करती है, तो विरोध होना क्या है? तय है। जायज नहीं, तय है। विरोध होना तय है। दूसरा, सरकार हमारे विरोध को, भाई देखो विरोध होना तय है, जब विरोध करेंगे तो क्या होगा? सरकार विरोधी का दमन करती है, यानी जो विरोध करता है उसको क्या करती है? दमन कर देती है। तो यह जायज नहीं है कि अगर हम कोई चीज विरोध कर रहे हैं, कोई अपनी मांगों के लिए विरोध कर रहे हैं, तो ये कोई दबाना, अंग्रेजी सत्ता है उसकी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए यह जायज नहीं है। और हमारी आवाज वो सुनती नहीं है, यानी हमारी बातों को वो सुनती नहीं है, यानी हमारी आवाज को सुनती नहीं है। इसलिए सरकार क्या है? बहरी है। ये सब पर्चे में लिखा हुआ था। ये सब वो बातें हैं जो पर्चों में लिखकर लोगों को बताया जा रहा था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बम की फिलॉसफी थी। और बहरी सरकार के कान को खोलने के लिए, कान को खोलने के लिए असेंबली में क्या करा? असेंबली में बम फेंका गया। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है। और इस समय अंग्रेजी सरकार क्या करती थी? जैसे मान लो अब ज्यादा तुम दमन करोगे या कोई करते थे, तो अंग्रेजी सरकार उस समय क्या करती थी? अंग्रेजी सरकार उस समय संवैधानिक सुधार ले आती थी। जैसे 1909 में सुधार ले आई, 1919 में सुधार ले आई। अब इसी सुधार को साइमन आयोग की तरह ले आए, क्योंकि वहां पर उस आयोग में कौन शामिल थे? साइमन भी शामिल थे। ठीक है, चलो। तो यहां पर क्या क्या आवाजें थी ध्यान दो। कुछ आवाज थी जो क्रांतिकारियों के लिए, वो क्या आवाज थी वो लिख लो, वो क्या मांग कर रहे थे। ठीक है, पहले लिखो संवैधानिक सुधार धोखा है। संवैधानिक सुधार क्या है? धोखा है।
इसको बंद करे। दिखाई दे रहा है, देखना। संवैधानिक सुधार क्या है? बंद करे। जैसे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आप बताओ, मार्ले मिंटो सुधार से कुछ भारतीयों को मिला? बल्कि एक अलग से मुस्लिम लीग, मुस्लिम गणराज्य की स्थापना हो गई। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से कुछ मिला? सरकार अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी चीजों को रखने के लिए केंद्र में सत्ता को मजबूत कर दिया और प्रांतों में, राज्यों में भारतीयों को दे दिया, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी। ठीक है, तो इससे कोई सुधार का फायदा नहीं मिला। ऊपर से साइमन कमीशन आकर भारत में एक नए सुधार की मांग कर रहा था कि कुछ और सुधार करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इनका मानना था कि संवैधानिक सुधार को क्या करो, बंद करो, क्योंकि ये धोखा है। आगे लिखो, दमन कानून हटाइए। जो दमन कानून है, दमनकारी, वो हटाइए, क्योंकि इन्होंने, अंग्रेजी सरकार ने, सत्ता ने बहुत ज्यादा दमनकारी कानून लगा, जैसे रोलेट एक्ट लगाया था। उसके अलावा और भी छोटे मोटे जो दमनकारी कानून थे उन्होंने लगा रखे थे। उनकी आवाजें और क्या थी? मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होना चाहिए, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक देश द्वारा दूसरे देश का शोषण बंद करे, ये इनकी मांगे थी, आवाज थी। एक देश के द्वारा दूसरे देश का शोषण बंद करें, ये इनके कुछ आवाजें थी जो क्रांतिकारी देना चाहते थे। उस पर्चे के अंदर, बम की फिलोसफी के अंदर, ये चीजें, सारी चीजें शामिल थी। और मेन इनकी जो मांग थी, जो जेल में, देखो जेल की मांगे अलग है, ठीक है। अभी केवल और केवल बम फेंकने की फिलोसफी के ऊपर मांगे क्या थी, उस पर्चे के अंदर क्या क्या लिखा हुआ सकता था, तो ये देखो, शोषण बंद करे। और एक आखिरी जो मेन पॉइंट है, वो चाह रहे थे समाजवादी गणराज्य की स्थापना चाह रहे थे। इसीलिए उस HSRA क्या, जो नाम चेंज करके क्या रखा गया था, सोशलिस्ट, समाजवादी, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र, इसलिए इसका नाम रखा गया था। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था? सामाजिक गणराज्य की बात इन्होंने की थी। तो हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने आवाजें उठाई। असेंबली में बम फेंकने का कारण क्या था? क्योंकि सरकार उनकी बातों को समझ नहीं रही है, सुन नहीं रही है, इसलिए उन्होंने बम फेंकने का निर्णय लिया। कोई दिक्कत है यहां पर? चलो आगे बेटा तुम। चलो अगला है लाहौर जेल अनशन। अब लाहौर में जल गए सब, चलो अब लाहौर जेल अनशन। लाहौर जेल अनशन, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी पॉलिटी का भी क्लास है, ठीक है, टाइम हो जाएगा। तो लाहौर जेल अनशन, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या घटनाएं घट रही है। इन सभी घटनाओं को याद रखना है। आने वाले इतिहास के अंदर जब प्रश्न बनेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसमें डर नहीं लगेगा कि हाँ हमने ये नहीं पढ़ा, ठीक है। 1 2 बार 3 बार 4 बार आप नाम पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐप के अंदर मैंने बोला था कि ग्रुप में मेरे को मैसेज कर दो, मैं फ्री करवा दूंगा। आपने किसी से मैसेज नहीं किया नंबर, तो वो आपको बीपीएससी के अंदर मैंने, और भी बीपीएससी का एक होगा, तो एक पीडीएफ होगा, एक वीडियो लेक्चर होगा, दोनों को फ्री करवा दूंगा। और उसके अंदर
आपके इकोनॉमिक्स के भी चीज़ें मैंने डाल दिया है, ज्योग्राफी भी डाल दिए हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के, ताकि आप उन चीज़ों को धीरे धीरे करके पढ़ते रहा करो, टाइम मिले। मैंने उसमें कुछ वन लाइनर जो भी पढ़ रहे हैं ना हम सारी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों का वन लाइनर भी डाल दिया है, कलरफुल नोट्स भी डाल दिए, सब चीज़ आपके पीछे डाला गया है। तो आप उन चीज़ों को पढ़ो। अगर किसी को PDF चाहिए तो मैसेज करें,